हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 3 दिसंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 3 दिसंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन हो सकते हैं या जीके जीएस हो सकते हैं। तो यहाँ से लगभग हम 55 से 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 20 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम पूरी सरलता के साथ जो है 20 मिनट में आप सभी को 60 क्वेश्चन समझा देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नौगोजी ओंकाजा इबेला को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में WTO की महानिदेशक दोबारा कौन चुनी गई हैं? तो नागोजी ओंकाजा इबेला चुनी गई हैं। ये किस देश की हैं? तो ये नाइजीरिया की हैं। अगर बात करते हैं कि WTO की पहली महिला हेड कौन बनाई गई हैं, तो WTO की पहली महिला हेड बनाई गई हैं नागोजी ओंकाजा इबेला। ये दोबारा चुनी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो ये WTO है इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था GATT यानी गेट, जिसका फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका फुल फॉर्म था। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजय बंगा अगर पूछे वर्तमान में किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो विश्व बैंक के हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किसकी अध्यक्ष हैं? तो IMF की हैं। फिलेमॉन यंग ये कहाँ के हैं? तो ये कैमरून देश के हैं। किस देश, कहाँ के हैं? तो कैमरून देश के हैं। और ये वर्तमान में UN महासभा का जो 79वां क्रम है, इसके अध्यक्ष अगर पूछे कौन है? तो फिलेमॉन यंग है। नाटो के अध्यक्ष कौन है? तो नाटो के अध्यक्ष है मार्क रूटो। और नाटो की अगर पूछे स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। ठीक है, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? तो हरमो शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हरिमो शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। 2 और अभ्यास मलेशिया और भारत के साथ होते हैं। एक तो होता है समुद्र लक्ष्मण शक्ति और दूसरा होता है उदार शक्ति अभ्यास। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि इस बार हरिमो शक्ति का कौन सा क्रम आयोजित किया गया है? तो चौथा क्रम आयोजित किया गया है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? बेंटोंग कैंप मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से अगर पूछे किसने भाग लिया है? तो महा रेजिमेंट ने भारत की तरफ से भाग लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ देशों के साथ महत्वपूर्ण अभ्यास, जैसे इंडिया श्रीलंका के साथ, इंडिया सिंगापुर के साथ, इंडिया इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में 2 अभ्यास याद रखना है। एक तो मित्र शक्ति अभ्यास, दूसरा सिलिनेक्स अभ्यास। इंडिया सिंगापुर के बीच बिनबैक्स अभ्यास और अग्नि वैरियर अभ्यास। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास और गरुण शक्ति अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, होपेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। इंडिया और मिस्र के बीच में ही साइक्लोन अभ्यास भी होता है। कौन सा अभ्यास? तो साइक्लोन अभ्यास भी होता है। नसीम अल बहर अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया ओमान के बीच। तरंग शक्ति अभ्यास यह पहली बार जो है इसका आयोजन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, तो वायुसेना के द्वारा किया गया पहला अभ्यास का क्या नाम है? तरंग शक्ति अभ्यास है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो एक तो उत्तर भारत में किया गया है राजस्थान में, और दूसरा जो किया गया है दक्षिण भारत में किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच होता है? इंडिया और जापान के बीच में होता है। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीती हैं PV सिंधु जी। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट अगर पूछे, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट अगर पूछे किससे संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। इसका हर बार आयोजन कहाँ किया जाता है? लखनऊ में किया जाता है।
और इसका शुरुआत पहली बार कब किया गया था? तो 2009 में किया गया था। अब की बार किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो बाबू बनारसी स्टेडियम में। पुरुष इसमें विजेता कौन बने हैं? तो लक्ष्य सेन बनी है। महिला विजेता कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है। पीवी सिंधु को सिल्वर गर्ल भी कहते हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक में, और यह कब हुआ था? तो 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था। और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, और ये कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था। ठीक है। महिला और पुरुष की चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती है? तो भारत ने जीती है। और महिला और पुरुषों में दोनों में कौन हार गया है भारत से? तो चीन दोनों में हार गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, शतरंज ओलंपियाड किस क्रम का आयोजित किया गया है? तो 45वें क्रम का किया गया था। 44वें क्रम का कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। 45वें नंबर का कहाँ किया गया था? तो हंगरी में किया गया था। इसमें अगर पूछे महिला और पुरुष विजेता में दोनों में कौन विजेता बना है? तो भारत बन गया है। महिला T20 विश्व कप विजेता कौन बना है? तो न्यूजीलैंड बना है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था? तो यूएई में। कहाँ? यूएई में किया गया था। डेविस कप विजेता अगर पूछे कौन बना है? तो यह इटली बना है। और इटली के फेमस खिलाड़ी कौन है? जेनिक सिनर हैं। कौन है? तो जेनिक सिनर हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में इस्लामी विद्रोही समूह द्वारा कब्जा किया गया अलेप्पो शहर कहाँ स्थित है? तो अलेप्पो शहर पर कब्जा किसने कर लिया है? इस्लामी विद्रोही समूह के द्वारा इस पर कब्जा किया गया है। और अलेप्पो शहर अगर पूछे किस देश में है? तो यह सीरिया में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अलेप्पो शहर कहाँ है? सीरिया में है। और इस पर अभी अधिकार किसने कर लिया है? तो यहाँ का एक इस्लामी विद्रोही संगठन है जिसका नाम है हयात तहरीर अल शाम। तो इसके द्वारा जो है अलेप्पो शहर पर क्या कर लिया गया है? कब्जा कर लिया गया है। पहले भी जो है इसी संगठन के द्वारा अलेप्पो पर जो है कब्जा किया गया था 8 साल पहले, लेकिन उस टाइम पे रूस ने इसको जो है छुड़ा के किसको दिया था? तो सीरिया के अधिकार क्षेत्र में दे दिया था। फिर अभी जो है अलेप्पो शहर पर किसका अधिकार हो गया है? इस्लामी विद्रोहियों का हो गया है। सीरिया की राजधानी का नाम पूछे क्या है? तो इसकी राजधानी का नाम है दमिश्क। एक स्थान है डार्क टूरिज्म नाम दिया गया है किसको? तो यूक्रेन में जो रूस के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो वहाँ पे जो भी स्थान तबाह हो गए हैं उसी को नाम दिया गया है डार्क टूरिज्म। अब यहाँ पे यात्री जो है इन जो टूरिज्म के तौर पर इसको देखने वाले हैं कि जो खंडहर हैं उसको किस तरह से बर्बाद कर दिया गया है, तो उसको एक जो है डार्क टूरिज्म घोषित कर दिया गया है यूक्रेन के द्वारा। ठीक है। पेजर विस्फोट कहाँ पे हुआ था? तो यह लेबनान के बेरूत में हुआ था। ठीक है, लेबनान के बेरूत में हुआ था। और यह पेजर विस्फोट अगर पूछे किसके द्वारा कराया गया था? तो इजराइल के द्वारा कराया गया था। ऑपरेशन अजय किस देश में भारत सरकार ने चलाया था? तो इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? तो इसका फाइनल मैच हुआ था भारत और सीरिया के बीच में। इसमें विजेता कौन बन गया है? तो सीरिया बना है और उप विजेता भारत बन गया है। यूनेस्को में शामिल भारत के 2 शहर कौन से हैं? तो यूनेस्को में भारत के 2 ही शहर शामिल हैं। 2017 में अहमदाबाद, 2019 में जयपुर शामिल हुआ था। 5वां प्रश्न हमारा है हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो यह करीना कपूर को मिला है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी मूवी रिलीज होती है उसके मामले में पूछा गया है कि यह अवार्ड किन किन को दिया गया है। तो इस बार यह 5वें क्रम का यह अवार्ड जारी किया गया है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? जो OTT प्लेटफॉर्म पे मूवियाँ रिलीज होती हैं। ठीक है, तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अमर सिंह चमकीला को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो दिलजीत दोसांझ को मिला है। और एक्ट्रेस में मिला है किसको? करीना कपूर को। और डायरेक्टर में किसको मिला है? तो इम्तियाज़ अली को मिला है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन याद रख लेना है। और किस क्रम का है? तो 5वें क्रम का है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, तो यह बनाई गई हैं करीना कपूर। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो अट्टम मूवी को मिला है। और यह मूवी किस भाषा में है? तो मलयालम भाषा में है। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की तरफ से अगर पूछे आधिकारिक एंट्री करने वाली फिल्म कौन सी है? लापता लेडीज है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का सम्मान अगर पूछे किसे दिया गया है? तो कांतारा मूवी के लिए ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। 2024 में अगर पूछे दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती जी को।
हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर किसने प्रारंभ किया है? तो अरुण से क्या हो जाएगा, कौन सा देश? अरुणाचल प्रदेश। तो यह शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है मिशन अरुण हिमगिरी। यहाँ के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू जी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो लोकल एरिया के लोग होते हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ें तैयार करी जाती है वो पहाड़ी इलाकों में वहाँ तक अगर नहीं पहुँचाया जा सकता है तो उन्हीं सामानों को जो है दूर दराज इलाकों में पहुँचाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर योजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो दूर दराज इलाकों में कृषि उत्पाद को पहुंचाना यह इसका उद्देश्य है। और कौन पहुंचाएगा? तो यहाँ के सीएम के द्वारा जो है समझौता किया गया है किसके साथ? आईटीबीपी के द्वारा इसमें समझौता किया गया है। तो जो सैनिक है आईटीबीपी, इनके द्वारा जो है कृषि उत्पादों को जो है दूर दराज इलाकों में पहुँचाया जाएगा। तो इसके लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है। अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ कृषि का अवार्ड किसे मिला है? तो राज्य महाराष्ट्र को मिला है। सर्वश्रेष्ठ बागवानी का अवार्ड किसे मिला है? नागालैंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार के लिए किसे मिला है? तो केरल को मिला है। और जल में अगर पूछे कि जल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो उड़ीसा को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ऑपरेशन हैती जो है कहाँ चलाया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया है? तो हैती में चलाया गया है। ऑपरेशन सद्भाव कहाँ चलाया गया है? तो टाइफून यागी से प्रभावित इलाकों यानी देशों में ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट कहाँ चलाया गया है? तो यह उत्तराखंड में चलाया गया था। जंगल में जो आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया गया था। ऑपरेशन अमृत अगर पूछे कहाँ चलाया गया है? तो यह केरल में चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया है? तो एंटीबायोटिक जो दवाएं सब लोग यूज कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा पीड़ा होता है, दर्द होता है तो तुरंत एंटीबायोटिक दवा ले लेते हैं जिससे उनके शरीर पर इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया है केरल में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, लेकिन इनके बारे में हमें नहीं लगता किसी को पता होगा। वैसे ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, डॉक्टर बंसत गोयल। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यूएन वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर बंसत गोयल जी को दिया गया है। इन्हें जो है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ब्लड मैन ऑफ इंडिया कहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ब्लड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बसंत गोयल जी को कहा जाता है। इन्हें यह अवार्ड अगर पूछे कहाँ प्रदान किया गया है? तो यूएई के शहर दुबई में प्रदान किया गया है। इन्हें जो है यूके यानी लंदन में यानी ब्रिटेन में भारत कीर्तिमान पुरस्कार भी किसे मिल चुका है? तो डॉक्टर बंसत गोयल जी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो जेनी अर्पनबेक को मिला है। इनके किस उपन्यास के लिए? तो कैरोस उपन्यास के लिए मिला है। लाइफ टाइम सत्यजीत रे अगर पूछे अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह फिलिप नोयस को दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर हैं। अंतरिक्ष अवार्ड किसे मिला है? तो चंद्रयान 3 को मिला है। भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2024 में 5 लोगों को मिला है। इनके नाम आप याद रख लें। 8वां प्रश्न हमारा है हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष किसने की है? तो किस राज्य सरकार ने जो न्यायिक अधिकारी हैं यानी कि जो कोर्ट कचहरी में जो अधिकारी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी अब आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई, यानी कि अब वो 61 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे। तो ऐसा किया है आंध्र प्रदेश ने। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू जी हैं। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? तो पवन कल्याण जी हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक फैसला किया है कि यहाँ पे जो न्यायिक अधिकारी हैं यानी कि जज को छोड़कर, ठीक है, जज जो होते हैं जो फैसला सुनाते हैं उनको छोड़कर बाकी के जो भी और फाइल को इधर उधर करने वाले बड़े बाबू जो ये सभी अधिकारी जो होते हैं उन्हें जो है न्यायिक अधिकारी के अंतर्गत रखा जाता है। और इनकी जो सेवानिवृत्ति थी पहले कितनी थी? पहले 60 वर्ष थी, अब इनकी सेवानिवृत्ति कितनी कर दी गई है? 61 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो न्यायाधीश होते हैं या फिर कहें हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी अगर पूछे नियुक्ति कौन करता है? तो इन दोनों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और इन दोनों की अगर पूछे इनको जो है पदमुक्त किसके द्वारा किया जाता है? तो इनको पद से हटाने के लिए संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित कराया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहीं पे देख लेते हैं कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल मतलब ये कितने वर्ष तक कार्य करते हैं? तो ये जो है
62 वर्ष तक कार्य करते हैं। कितना? तो 62 वर्ष तक कार्य करते हैं। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? तो ये 65 वर्ष तक इनकी आयु होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तो इन तीनों की अगर पूछे उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। ठीक है। तो लोकसभा सदस्य के लिए या फिर एमएलए के लिए अगर पूछे, प्लस एमएलए के लिए अगर पूछे कितनी एज होती है, तो यह 25 वर्ष होती है। वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह है 18 वर्ष। पहले कितनी थी? तो पहले थी यह 21 वर्ष। ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन करके जो है 61वां संविधान संशोधन करके वोट डालने की उम्र 18 से जो है मतलब 21 से 18 वर्ष कर दी गई। वो कब करी गई थी? तो 1989 में करी गई थी। पंचायती राज चुनाव में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष है। अगर कोई गांव का प्रधान बनना चाहता है तो उसके लिए जो है चुनाव कितने वर्ष की होनी चाहिए, मतलब उसको कितने एज का होना चाहिए? तो 21 वर्ष का होना चाहिए। हाल ही में अंतर्राज्यीय बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? जैसे आप सभी देखते हो रेलवे स्टेशन पर, ज़रूरी नहीं है कि आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच ही जाए। ठीक है। यहाँ पे आपको पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐप होता है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो है ट्रेन कहाँ पहुंची है। ठीक है। तो उसी प्रकार से रियल टाइम आपको जैसे ट्रेन पे बताया जाता है कि रेल अभी यहाँ पे है, हमें इस स्टेशन पे आना है, तो आप सभी को ऐप पे दिखाई दे जाता है, मतलब लाइव लोकेशन दिखाता है कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, 10 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो हम 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन बसों को जो है रियल टाइम बताने के लिए बस संगवारी ऐप अगर जो है इसी ट्रेन की तरह जो है अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो विष्णुदेव साय जी यहाँ के सीएम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बस की लाइव लोकेशन बताना, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति घर पे काम कर रहा है तो अपने कामों को कर सकता है आसानी से और लोकेशन देखता रहेगा। और जैसे बस अड्डा जो है, बस अड्डे पर बस पहुँचेगी उसके 10 मिनट पहले जो है वहाँ पर पहुँच जाना। ठीक है। और पूछे कि संरक्षी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह रेलवे ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो जो फ्रंट लाइन कर्मचारी होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए संरक्षा ऐप चालू किया गया है रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसरो अगर पूछे कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? प्रवाह। और वहीं पूछे प्रवाह ऐप किसने शुरू किया है? तो आरबीआई ने। ई संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो 3 नए कानूनों की लोगों तक जानकारी देने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ई संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया था। आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? तो ये अभी अस्थायी जिला जो है घोषित किया गया है। कौन सा? अस्थायी जिला घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश का। तो ये सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। महाकुंभ क्षेत्र यह किसके अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यह जो है क्या है, प्रयागराज से अलग करके एक अस्थायी जिला भी बनाया गया है। अस्थायी जिला नहीं बना है, लेकिन यह जो है अस्थायी अगर देखा जाए तो यह 76वां जिला बन जाएगा। जब ये अस्थायी बनेगा तो यह 76वां ही बन जाएगा। ठीक है। इस महाकुंभ क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ पर पूरे क्षेत्र में जहाँ मेला लगता है महाकुंभ का, उतने क्षेत्र को जो है एक नया जिला घोषित किया जाएगा, जिससे यहाँ पे एक नया डीएम और संसद सब कुछ यहाँ पे सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है मेले को देखते हुए अच्छी तरह से यहाँ मैनेजमेंट किया जा सके। और इस महाकुंभ क्षेत्र के अंतर्गत 4 तहसीलें और 67 गाँव शामिल होंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये कुंभ है, वैसे अगर बात करें महाकुंभ कितने सालों में एक बार लगता है? तो 12 वर्षों में लगता है। इसकी जो है कुछ पौराणिक कथाएं हैं और कुछ हमारे इतिहास से भी संबंधित इसमें तथ्य हैं जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पौराणिक होते हैं उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं जाता है, लेकिन थोड़ी सी अगर चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे जब राक्षस और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो उस टाइम पर जो भी चीज़ें समुद्र से निकल रही थी, जैसे सोना, हीरे, मोती, जवाहरात, सब कुछ जो निकल रहा था, तो आधा आधा दोनों में डिवाइड हुआ। ठीक है। देवताओं और राक्षसों में। ठीक है। लेकिन जब समुद्र मंथन करके जब यहाँ पे अमृत निकला था, तब ये देवताएं चाहते थे कि ये हमें पूरा का पूरा मिल जाए, और ये जो है राक्षस चाहते थे कि ये हमें पूरा मिल जाए, या फिर दोनों चाहते थे कि आधा आधा मिल जाए। इस तरह से अगर हो जाएगा तो राक्षस की मृत्यु कभी नहीं होगी। ये देवताओं का तर्क था। सही बात है कि अगर राक्षसें जो है हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता था। तो इसीलिए जो है जो ये अमृत निकला था,
इसको लेकर जो विष्णु भगवान का वाहन है जिसे गरुड़ कहते हैं, वो इस कलश को लेके मतलब अमृत को लेके ये ऊपर भग गया, ठीक है, उड़ गया आकाश में। तो जो ये राक्षस लोग के प्रवृत्ति के मतलब जो राक्षस थे इनका पीछा कर रहे थे, ठीक है, किसका, तो ये वरुण का मतलब गरुड़ का पीछा कर रहे थे, जिसके तहत ये जब अमृत लेके भाग रहा था उनका जो वाहन था, तो 4 जगहों पे जो है इस अमृत की बूंदें गिर गई थी। एक तो कहाँ पे गिरी थी, हरिद्वार में एक बूंद गिरी, दूसरा प्रयागराज में गिर गया था, और तीसरा गिर गया था उज्जैन में, और चौथा कहाँ गिरा था, नासिक में, ठीक है। तो इसकी 4 बूंदें हमारे भारत के अलग अलग जगहों पर गिरी थी। और इस मतलब अमृत को छीनने मतलब झपटने में राक्षसों और देवताओं के बीच कितना समय चला था, तो 12 दिन का इसमें जो है इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। तो अब के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक दिन जो है 1 साल के बराबर है, ठीक है। तो उस टाइम का एक दिन आज का हमारे 1 साल के बराबर है। तो इसी यह एक पौराणिक कथा हो जाती है। तो 12 दिन का युद्ध जो है आज का 12 वर्ष में इसको एक बार आयोजित किया जाता है। तो जहाँ जहाँ 4 बूंदें गिरी थी, तो हरिद्वार में गिरी थी, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार है, प्रयागराज में गिरा था, तो ये 3 नदियों का संगम है, यहाँ पे एक नदी विलुप्त हो जाती है, ठीक है। उज्जैन में गिरा था जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है, नासिक जो है यह गोदावरी नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं कि कौन सा किस राज्य में है, तो हरिद्वार उत्तराखंड में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है, नासिक जो है महाराष्ट्र में है। क्रम से याद करेंगे याद हो जाएगा। सबसे पहले आता है यूके यानी उत्तराखंड, फिर यूपी आता है, यूपी के बाद एमपी आता है, एमपी के बाद जो है यमएच यानी महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे एक क्रम में याद रखेंगे, याद हो जाएगा। ये मैंने पौराणिक कथा भी बता दी। और जो इतिहास के तर्क में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभ जो है 4 स्थानों पे कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो हर चौथे वर्ष जो है हर छठे वर्ष, ठीक है, तो हर छठे वर्ष जो है थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हूँ, जो अर्ध कुंभ है ये छठे वर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है। जो अर्ध कुंभ है ये हर छठे वर्ष, और जो कुंभ है ये हर साल मनाया जाता है इन 4 जगहों पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो ये कुंभ है इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो राजा हर्षवर्धन ने करी थी, ठीक है। ये प्रश्न हमारा बनता है, ये पौराणिक कथाओं के अंतर्गत ना जाए कि जब राक्षस और देवताओं में युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम से मत लें। जो हमारा प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाएगा। यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में अगर पूछे कुंभ मेला शामिल है, तो हाँ शामिल है। और कब शामिल किया गया था, तो 2017 में शामिल किया गया था। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने 20 मिनट के अंदर आप सभी को पूरे क्लास को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें, अपना ध्यान रखें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।